Hello friends, my name is Praveen Chal and I welcome you all in our YouTube channel of Core Academy। और ये हमारा एनटीएससी का सीरीज चल रहा है जिसमें आज हम लोग समझेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे कहते हैं इलेक्टोरल प्रोसेस एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख देते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हम लोग समझेंगे कि पूरा जो इलेक्शन है ना वो कैसे होता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, है ना। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये जो इलेक्शन होता है वो क्यों जरूरी होता है ना। तो इलेक्शन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इलेक्शन से हमें चॉइस मिलता है और इलेक्शन से हमें पावर मिलता है कि हम अपने फेवरेट लीडर, फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को चुन सके, जो कि आगे जाके हमारे देश के पॉलिसी एंड प्रोग्राम एंड एन नंबर ऑफ अदर डेवलपमेंटल वर्क दे विल डू। सो दैट इज व्हाई इलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इलेक्शन के कुछ एडवांटेज भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। जैसे इलेक्शन जो है वो आपको चॉइस देता है, आपको एक डिग्निटी को भी इंप्रूव करता है बिकॉज यू आर गेटिंग द राइट टू वोट ऑल्सो, है ना। लेकिन डिसएडवांटेज में क्या हो जाता है कि इलेक्शन के टाइम पे बहुत सारे करप्शन वगैरह के केसेस भी देखने को मिलते हैं, है ना। ये बहुत टाइम टेकिंग भी होता है, बहुत ज्यादा पैसा भी इसमें इन्वेस्ट होता है, ठीक है। तो ये कुछ इसमें डिसएडवांटेज भी हो जाते हैं। फाइन, इसका जो प्रोसेस होता है ना, कितने लेवल पे ये पूरा इलेक्शन होता है, तो इसे हम देखते हैं स्टेप्स ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। फाइन, स्टेप्स ऑफ इलेक्शन इन इंडिया, स्टेप्स ऑफ इलेक्शन इन इंडिया देखते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है, द फर्स्ट स्टेप दैट वी हैव इन इंडिया, स्टेप्स ऑफ इलेक्शन इन इंडिया, है ना। तो जो सबसे पहला स्टेप है उसे हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंसीज पहले लिख लेते हैं सभी स्टेप्स को। दूसरा होता है उसे कहते हैं हम लोग रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, है ना, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। तीसरा है उसे हम लोग कहते हैं वोटर लिस्ट, ओके। द फोर्थ वन वी हैव इज नोन एज नॉमिनेशन, ठीक है। द फिफ्थ वन वी हैव इज fifth one is what nomination is done, voter list is done, yes, campaigning. And last one is known as, sixth one is known as polling and counting, polling and counting, है ना। तो याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब ये होता है चुनावी क्षेत्र, है ना, इलेक्टोरल एरियाज जहां पर से कैंडिडेट्स अपना चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मतलब सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि कितने सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन होगा, ओके। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से कितने सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हम लोग रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिक्लेयर करेंगे, और ये रिजर्व किसके लिए होता है, एसटी एंड एससी के लिए, है ना, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, ओके। उसके बाद में हम लोग एरिया डिसाइड कर लिए कि कहां पर इलेक्शन होगा। अब उस एरिया डिसाइड करने के बाद में वोटर्स कौन होंगे जो कि अपना वोट देंगे, है ना। तो ये वोटर लिस्ट हम लोग इसमें डिसाइड करते हैं। उसके बाद में वोटर डिसाइड होने के बाद में हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन इलेक्शन लड़ेगा, कौन चुनाव लड़ेगा। तो जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं। उसके बाद में जो कैंपेनिंग है, मतलब जो प्रचार प्रसार है, वो भी हम इसमें समझते हैं। और फिर उसके बाद में वोटिंग डलता है, पोलिंग होता है, और फिर उसके बाद में लास्ट में क्या होता है, काउंटिंग। काउंटिंग के बाद में हमें रिजल्ट पता चल जाता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। फाइन, तो जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड करते हैं तो हमारे देश में अभी अगर लोकसभा की बात करेंगे तो टोटल 545 सीट्स है, जिसमें कि 2 सीट एंग्लो इंडियन से आते हैं, है ना, जिसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। तो वो इलेक्शन के लिए नहीं जाता। तो इलेक्शन के लिए कितने सीट जाएंगे, याद रखिएगा 543 सीट जाते हैं, है ना, 543 सीट जाते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार जो बच्चे हैं वो 545 पर टिक कर देते हैं। तो 545 इज रॉन्ग आंसर, 543 इज द करेक्ट आंसर, है ना।
अब इसमें ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है 543 सीट्स है, वो पूरे स्टेट में बटा हुआ है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में लगभग 80 सीट है लोकसभा का, वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करोगे तो सिर्फ 11 सीट है लोकसभा का, है ना। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? इतना बड़ा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू छत्तीसगढ़। तो जो सीट का बंटवारा होता है ना, वो एज पर दी पॉपुलेशन होता है। ओके, और and the next after that, after this deciding the constituencies, the next very important process is इसमें से हम लोग कितने सीट्स को एससी के लिए रिजर्व करेंगे और एसटी के लिए रिजर्व करेंगे, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज देख लेते हैं। तो इसमें जो एससी है शेड्यूल कास्ट है, एसटी है शेड्यूल ट्राइब, तो ये वाला नंबर कई बार एनटीएससी में बहुत बार पूछा गया है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो याद रखिएगा जो एससी है ना, उसके लिए हमने 84 सीट्स को रिजर्व किया है, एंड एसटी के लिए हमने 47 सीट्स को रिजर्व किया हुआ है ना। तो आउट ऑफ 543, 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी एंड 47 सीट्स आर रिजर्व फॉर एसटी, है ना, शेड्यूल ट्राइब। अब आप पूछेंगे कि सर इनको ज्यादा क्यों, इनको कम क्यों? तो ये भी पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवाइड हुआ है ना। आप जानते हैं कि एससी का पॉपुलेशन लगभग 16% के आसपास है और एसटी का पॉपुलेशन लगभग 8% के आसपास है, इसीलिए एससी को ज्यादा सीट मिला है और एसटी को कम सीट मिला है ना। सो दीज आर द रिजर्व सीट्स। यहाँ से सिर्फ एससी ही फाइट करेंगे इलेक्शन और यहाँ से सिर्फ एसटी ही फाइट करेंगे इलेक्शन, हालांकि वोट सभी देंगे, है ना। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो फॉलो होगा। उसके बाद में इसमें एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, जो लोकल इलेक्शन होता है ना, जैसे कि पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज का, तो वहां पर वुमेन को भी रिजर्वेशन मिलता है। 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, है ना। एससी एसटी को भी तो मिलता ही है, बट वुमेन को भी रिजर्वेशन मिलता है, बट इन लोकल इलेक्शन ओनली, नॉट इन असेंबली इलेक्शन और दी लोकसभा इलेक्शन। फाइन। अब उसके बाद में वोटर लिस्ट देखते हैं। तो वोटर लिस्ट क्या होता है? सभी वैलिड वोटर्स का जो लिस्ट होता है उसे कहते हैं वोटर लिस्ट। ये हर 5 साल में अपडेट होता है, अपडेट आफ्टर एवरी 5 years, है ना, एवरी 5 years, ठीक। और इस पहले जो था ना, हमारा मिनिमम वोटिंग एज 21 years था, ठीक है, जो कि अब घट के कितना हो गया है, 18 साल हुआ है। और ये डिसीजन कब लिया गया था? 1979 में, है ना, याद रखिएगा 1979 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। किसी सर्टेन केस में जो है ना, आपका वोटिंग राइट्स को आपसे छीना जा सकता है। जैसे अगर आप कुछ मेंटल इशू या फिर मेंटल प्रॉब्लम है ना, तो उस कंडीशन में your right to vote can be taken away. That is very rare case, है ना, बहुत 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 रेयर केस होता है। अगर मान लो कोई क्रिमिनल है जो थोड़ा साइको नेचर का है, तो उससे राइट टू वोट का अधिकार छीना जा सकता है। फाइन, बट दिस आर वेरी रेयर केस। फिर उसके बाद आता है नॉमिनेशन। तो नॉमिनेशन में क्या होता है कि आप जो है अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आप अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे इलेक्शन कमीशन के पास में। इलेक्शन कमीशन क्या है? इलेक्शन कमीशन वो बॉडी है जो कि पूरे देश में चुनाव लड़वाती है ना। इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन थ्रू आउट इंडिया। और नॉमिनेशन करते समय आप एक एफिडेविट फाइल करते हैं, है ना, इनके सामने एफिडेविट देते हैं। और इस एफिडेविट में आपके पर्सनल डिटेल्स होते हैं, जैसे कि आपके फैमिली मेंबर्स की डिटेल होंगे, आपके प्रॉपर्टीज की डिटेल होंगे, है ना, और आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के भी डिटेल होते हैं, ठीक है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, in this affidavit your family members detail will be there, your educational qualification detail will be there, and your property detail will be also there. ये affidavit क्या होता है? affidavit एक legal declaration होता है ना, कि आप जो है रिटर्न फॉर्मेट पे लीगल तरीके से इलेक्शन कमीशन को अपना डिटेलिंग सबमिट करते हैं। उसके बाद में इसके बाद में क्या होता है? कैंपेनिंग होता है ना। तो कैंपेनिंग में लोग जो है वोटर्स के पास में जाते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे लिए वोट करिए, है ना। और कई सारे प्रॉमिसेस भी करते हैं, कई सारे स्लोगन यहाँ पर आते हैं, स्लोगन, ठीक है, और मैनिफेस्टो, है ना। तो ये भाई स्लोगन जैसे नारा होता है, अब की बार मोदी सरकार, है ना, ऐसा कुछ नारा, गरीबी हटाओ, चौकीदारी चोर है। तो इस तरीके का जो स्लोगन
देखने को मिलता है ना। कई बार स्लोगन भी पूछा जाता है कि सेव डेमोक्रेसी किसका था, गरीबी हटाओ किसका नारा था, ठीक है। तो इस तरीके का स्लोगन आ जाता है, देख लीजिएगा उसे। मैनिफेस्टो क्या होता है? मैनिफेस्टो एक विजन डॉक्यूमेंट जैसा होता है, जो आप प्रॉमिस करते हो जनता से कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, है ना, then you will make more roads, electricity you will provide, school you will make, hospitals you will build, है ना। तो इस तरीके का promises जो है आप करते हो, इसे कहते हैं मैनिफेस्टो। उसके बाद क्या होता है? पोलिंग। पोलिंग मतलब कि लोग जाके पोलिंग बूथ्स पर जाके वोट करेंगे, और वोट करने के बाद में काउंटिंग होता है। तो काउंटिंग जो है ना बेसिकली एक ही दिन में कंप्लीट हो जाता है अब, लेकिन पहले तो काफी समय लगता था। पहले आप याद रखिएगा, काउंटिंग जब ना बैलेट पेपर से होता था, ठीक है, बैलेट पेपर। तो ये बैलेट पेपर क्या होता है? बैलेट पेपर एक स्टैम्प ऐसा होता है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज लीडर का नाम होता है, उसमें आप सील करके उसे सबमिट करते हैं। आप देखोगे स्कूल वगैरह के इलेक्शन आज भी बैलेट पेपर के माध्यम से ही होता है। तो ये काफी पहले हुआ करता था, अभी बैलेट पेपर का इस्तेमाल बहुत ही लिमिटेड होता है ना के बराबर। उसके बाद हमने यूज किया ईवीएम। ईवीएम स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में डिजिटल तरीके से काउंटिंग होता है। आप एक बटन प्रेस करेंगे इन फ्रंट ऑफ योर फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी एंड लीडर, और वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से काउंट हो जाएगा। लेकिन बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ने इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क कर दिया कि हम बटन दबाते हैं किसी और पॉलिटिकल पार्टी का, वो चले जाता है किसी और पॉलिटिकल पार्टी को। तो इसी को अवॉइड करने के लिए अभी लेटेस्ट जो 2019 इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, उसमें हमने एक नया मशीन यूज किया है जिसे कहते हैं वीवीपैट, है ना। अब जो भी इलेक्शन होगा वो इसी मशीन से होगा, वीवीपैट से होगा। तो इसका फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, है ना। तो इसे क्या कहते हैं? वीवीपैट बोलते हैं। फाइन, आई होप ये वीवीपैट वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है, जब भी आप बटन दबाते हैं इलेक्शन के टाइम पे, तो एक पर्ची जैसा निकलता है, उसमें लिखा होता है कि आपने किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया है, किस लीडर को वोट दिया है ना। तो वो पेपर वहां पर सबमिट हो जाता है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन मार्क डालता है कि कोई चीटिंग हुआ है, मैल प्रैक्टिस हुआ है, तो आप उस पेपर के माध्यम से काउंट कर सकते हो। तो इसमें क्रॉस वेरिफिकेशन करना बहुत आसान हो जाता है, एंड दैट इज मोर ऑथेंटिक, है ना। तो ये ऐसा पूरा इवोल्यूशन रहा है काउंटिंग का हमारे देश में, एंड दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। आई होप ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, है ना। इसके बाद में कुछ चैलेंजेस हैं इलेक्शन में, जैसे कि इलेक्शन हो तो जाता है ना, लेकिन बहुत सारे उसमें लूप होल्स रह जाते हैं, जैसे कि करप्शन का इशू है ना, या फिर क्रिमिनल एंड करप्ट जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो बहुत ज्यादा मनी एंड मसल पावर का यूज करते हैं, है ना। एक ही पार्टी को बार बार एक ही फैमिली के मेंबर को बार बार टिकट मिलते जाता है। ओके, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी बहुत सारे इंटरनल प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना। तो ये सभी चीजें जो हैं वो इशू है इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस का, that has to be rectified for the better outcome and for the better result. So this is the complete explanation about the electoral politics. अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। तो पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया को हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, क्या है, कैसा है, कौन दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, कितने पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं, और कितने पॉलिटिकल पार्टीज स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये सभी हम लोग बहुत अच्छे से अब समझते हैं। चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है, नोट्स बनाते जाइएगा, एंड दिस विल बी द लास्ट टॉपिक, दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज। उसके बाद में जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का पूरा पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर कुछ समझना है आप तो कमेंट करिएगा, है ना, वी विल मेक वीडियो ऑन दैट। ओके, सो थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस entire political science portion. So let's start this political parties. पॉलिटिकल पार्टी सब देखते हैं हम। तो याद रखिएगा ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और पॉलिटिकल पार्टीज का सबसे पहले तो आप जो है, स्पेलिंग मैंने गलत लिखा हुआ है, पॉलिटिकल पार्टीज। तो याद रखिएगा जो पॉलिटिकल पार्टीज का डेफिनेशन क्या देंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वेयर दी पीपल हैव द सेम एम्बिशन,
एंड दे आर कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, है ना। तो गवर्नमेंट बनाने के लिए एक साथ आते हैं सेम एम्बिशन वाले लोग, तो उसे कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज में 3 कंपोनेंट होता है। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग लीडर, दूसरा होता है एक्टिव मेंबर्स, और तीसरा होता है फॉलोअर्स, है ना। तो ये जो है 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। वन इज स्ट्रॉन्ग लीडर, एक्टिव मेंबर्स एंड एक्टिव फॉलोअर्स। तो इन टर्म्स ऑफ फॉलोअर्स, राइट नाउ बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, इज द biggest political party not only in India but in the entire world in terms of active followers I'm talking about. Okay, so that is about the political parties. और इसके बाद में हम लोग समझते हैं कि पूरी दुनिया में पॉलिटिकल पार्टीज के बेसिस पे कितने सारे देश होते हैं, ठीक है। तो पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे ना, तो 3 प्रकार के देश होते हैं। एक होता है सिंगल पार्टी कंट्री, है ना, दूसरा होता है मल्टी पार्टी कंट्री, और तीसरा होता है 2 पार्टी कंट्री। तो इसे मैं यहाँ पर बताता हूँ। एक होता है सिंगल पार्टी कंट्री, एक है 2 पार्टी कंट्री, और एक है मल्टी पार्टी कंट्री, है ना। तो याद रखिएगा, अगर अपन सिंगल पार्टी कंट्री की बात करते हैं तो सिंगल पार्टी में क्या आ जाता है हमारा सिंगल पार्टी में याद रखिएगा आ जाता है चाइना, है ना। क्योंकि चाइना में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी, जिसे कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, है ना, और वही बार बार इलेक्शन जीतती जाती है, तो इसे कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। चाइना जो है वो सिंगल पार्टी कंट्री है। 2 पार्टी कंट्री में आप सबसे बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो अमेरिका। तो अमेरिका में 2 मेन पॉलिटिकल पार्टी है ना। हमेशा उन्हीं के बीच में कंपटीशन होता है। एक है डेमोक्रेटिक पार्टी एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज रिपब्लिकन पार्टी, है ना। तो अभी नवंबर में अमेरिका के इलेक्शन हो रहे हैं, अच्छे से देखिएगा, है ना। व्हाट आर द 2 पार्टीज, दैट इज रिपब्लिकन पार्टी एंड डेमोक्रेटिक पार्टी, है ना। तो जो अभी प्रेजेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो कौन से पार्टी से हैं, रिपब्लिकन पार्टी से हैं। और जो उनके पहले थे प्रेसिडेंट बराक ओबामा, वो कौन से पार्टी से थे, डेमोक्रेटिक पार्टी से थे, है ना। इस बार बहुत ज्यादा चांसेस है कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार जाए 2020 का, बहुत ज्यादा चांसेस है। ओके, सो मल्टी पार्टी कंट्री का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है इंडिया। और इंडिया जो है, यहाँ पर आप जानते हैं कांग्रेस है, बीजेपी है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसके बाद में तृणमूल कांग्रेस। तो ये ऐसे करके बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अगर आप उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज को काउंट करो जो कि रजिस्टर्ड है भारत देश में, तो उनका जो संख्या वो 2500 से भी ज्यादा है। मोर देन 2500 पॉलिटिकल पार्टीज आर रजिस्टर्ड इन इंडियन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसमें से 8 पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, और 52 पॉलिटिकल पार्टीज स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज है ना। अब आप पूछोगे सर ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हम डिसाइड कैसे करते हैं, तो चलिए समझते हैं इसको भी, है ना, बहुत अच्छे से। तो इसे पहले रब करते हैं, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज एंड नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज नाउ विल डिस्कस। ओके, तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि कोई भी व्यक्ति पार्टी बना सकता है ना। कोई भी व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, बिकॉज यू हैव द फंडामेंटल राइट टू फॉर्म एनी ऑर्गेनाइजेशन और दी पार्टी, है ना। तो कोई भी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, लेकिन इसको कहां पर आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के पास में जो है आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है। एक बार आपने इलेक्शन कमीशन के पास में अपना पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करवा लिया, तो फिर आपको पॉलिटिकल पार्टी क्या कहलाएगा, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, है ना, रजिस्टर्ड ओके पॉलिटिकल पार्टी, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। ऐसे रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी भारत में 2500 से ज्यादा है। मोर देन 2500 पॉलिटिकल पार्टीज हैव बीन रजिस्टर्ड इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और उनको बहुत सारे सिंबल्स भी मिलते हैं, है ना। तो ये आप याद रखेंगे। इलेक्शन कमीशन बेसिकली गिव्स द सिंबल टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज।
अब क्या होता है कि इनको रिकॉग्निशन कैसे मिलता है इलेक्शन कमीशन से, फाइन, तो उसको कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। अभी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी ना दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टेट पार्टी और दूसरा होता है सेंट्रल पार्टी, है ना, स्टेट पार्टी एंड सेंट्रल पार्टी, फाइन। So one is political party, election commission, you have to register and then you will be called as a registered political party. उसके बाद में रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी दो तरीके का होता है, एक है स्टेट पार्टी और एक है सेंट्रल पार्टी, है ना। तो इसका क्राइटेरिया क्या है, तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग स्टेट पार्टी का। तो स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए मिनिमम आपको 6% वोट चाहिए रहेगा इन असेंबली, ओके, विधानसभा में, और मिनिमम 2 सीट्स, है ना, एंड 2 सीट्स, ओके, एंड 2 सीट्स, है ना। कहां पर चाहिए, असेंबली में चाहिए, जो स्टेट असेंबली होता है ना, विधानसभा, उसमें चाहिए, ठीक है। ये है मिनिमम कंडीशन। लेकिन सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए इनकी संख्या कितनी है आज की डेट में, इनकी संख्या है 52। कितनी है इनकी संख्या, 52। इनकी संख्या कितनी है, 8, है ना। बुक में आपके 6 दिया हुआ है, बट अभी फिलहाल इनकी संख्या हो गई है 8। तो इसमें जो क्राइटेरिया क्या है मैं बताता हूं आपको। इसमें आपको 6% वोट इन लोकसभा और 4 स्टेट असेंबलीज और 4 स्टेट असेंबलीज, है ना। मतलब या तो 6% वोट आप लोकसभा में ले आओ, या तो 4 स्टेट असेंबलीज में ले आओ, 4 विधानसभाओं में ले आओ, है ना, 6% वोट, या फिर इतना आप नहीं ला पाए, इसके अलावा, है ना, प्लस एंड 4 सीट्स इन लोकसभा, 4 सीट्स इन लोकसभा, है ना। तो ये जो है क्राइटेरिया है सेंट्रल पार्टी बनने का। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, 6% वोट्स इन लोकसभा और 6% वोट इन 4 स्टेट असेंबलीज, है ना। इसके साथ में 4 सीट्स इन लोकसभा मिनिमम, दैट इज द क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग द सेंट्रल पार्टी इन इंडिया। और भारत में टोटल 8 पार्टीज को सेंट्रल पार्टीज का स्टेटस मिला हुआ है। ये 8 पार्टीज कौन कौन से हैं मैं बताता हूँ एक एक करके, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो नाम आता है INC, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। फर्स्ट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस ओनली। ना सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया की भी वन ऑफ दी ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, और भारत की तो सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है। कब बनी थी, 1885 में, है ना। और इन्होंने ड्यूरिंग द इंटायर इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ये एक सेंट्रिस्ट, एक होता है लेफ्टिस्ट विचारधारा, एक होता है राइटिस्ट विचारधारा, एक होता है सेंट्रलिस्ट विचारधारा, है ना। तो ये है सेंट्रलिस्ट विचारधारा, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। सेंट्रिस्टिक विचारधारा इनका है, मतलब ये सेंटर में रहते हैं, ना तो ये राइट में रहते हैं ना तो लेफ्ट में रहते हैं, सेंटर में रहते हैं। इनका जो मोटो है वो डेमोक्रेसी है ना, सोशलिज्म है, रिपब्लिक है, ओके। तो इस तरीके की विचारधारा को ये फॉलो करते हैं। और मैक्सिमम टाइम जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस पावर पे रही है, बोथ इन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेरियस स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करोगे तो टिल 1977, है ना, कांग्रेस पार्टी ही पावर में थी। आफ्टर 1977 मतलब 1975 से 1977 के बीच में इमरजेंसी लगा हुआ होता है ना, इंदिरा गांधी जी लगा देती हैं। उसके बाद में लोग नाराज हो जाते हैं इंदिरा गांधी जी से, और उसकी वजह से वो इलेक्शन हार जाती है 1977 का, है ना। उसके बाद में जो नया पार्टी आता है जनता पार्टी करके, ठीक है, 1980 में वो भी उनका हार जाती है। फिर 1980 से 1989 तक फिर से कांग्रेस पार्टी रहती है। फिर बीच में उनका थोड़ा सा नंबर कम होते जाता है। फिर 2004 में फिर से पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी फिर से पावर में आ जाती है ना। उनका जो एक अलायंस है जिसे कहते हैं UPA, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का जो लीडर है वो है कांग्रेस पार्टी। तो 2004 से 2014 तक फिर से कांग्रेस पार्टी रूल में रहती है अंडर दी लीडरशिप ऑफ मनमोहन सिंह जी, है ना। तो मनमोहन सिंह जी 2004 से 2014 के बीच में प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। फिर उसके बाद 2014 में मोदी जी आ जाते हैं, है ना, बीजेपी से। तो ये रहा इंडियन नेशनल कांग्रेस का पूरा हिस्ट्री। उसके बाद में जो सेकंड है वो है बीजेपी, दैट इज भारतीय जनता पार्टी, है ना। तो बीजेपी जो है एक राइटिस्ट
है ना, इनका जो विचारधारा है वो राइटिस्ट है, मतलब जो कल्चर को लेके चलते हैं, ये हमेशा चाहते हैं कि कल्चर जो है वो बेस पर रहे, कल्चर के साथ में ज्यादा छेड़खानी ना हो, है ना। जो भारतीय जनता पार्टी है वो बनी थी 1980 में। कौन से इनकी पेरेंट पार्टी क्या है, कौन से पॉलिटिकल पार्टी से ये बनी थी, तो भारतीय जनसंघ। तो भारतीय जनसंघ से ये भारतीय जनता पार्टी बनी थी। भारतीय जनसंघ के फाउंडर कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर कौन थे, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, है ना। कुछ साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु हुई है, निधन हुए हैं। और लाल कृष्ण आडवाणी जी अभी भी एक गार्जियन के रूप में काम कर रहे हैं इन बीजेपी, दैट इज भारतीय जनता पार्टी, है ना। तो याद रखिएगा लाल कृष्ण आडवाणी जी एंड अटल बिहारी वाजपेयी जी बोथ आर द फाउंडर मेंबर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जो है वो पहली बार पावर में आई थी 1998 में, है ना। 2006 तक रही थी और पहले प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उसके बाद में 2014 से अभी तक प्रेजेंट तक मोदी जी जो है, प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, वो लीड कर रहे हैं पूरे देश को फ्रॉम दी एंड ही इज फ्रॉम दी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का कुछ मेन पॉलिसी रहा है, जैसे कि हिंदुत्व। तो हिंदुत्व मतलब क्या होता है, कल्चरल नेशनलिज्म, है ना। कल्चर को वो बहुत ज्यादा प्रमोट एंड प्रोटेक्ट करते हैं। और इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड को बहुत ज्यादा वो प्रमोट करते हैं, है ना, उसकी बहुत ज्यादा बात करते हैं। उसके अलावा जो फोर्सफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन है ना, उसको बहुत ज्यादा विरोध करते हैं उसका। और जम्मू एंड कश्मीर का इंटीग्रेशन चाहते हैं भारत में, तो जो कि उन्होंने कर दिया आफ्टर रिमूविंग आर्टिकल 370 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। ओके, सो दैट इज बीजेपी फॉर यू, दैट इज भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है वो है बीएसपी। इनका सिंबल क्या है, पंजा। इनका सिंबल क्या है, लोटस, कमल का फूल। और इनका सिंबल क्या है, एलिफेंट, दैट इज हाथी। तो बीएसपी कब बना था, 1984 में बना था। याद रखिएगा, बीएसपी 1984 में बना। कौन थे फाउंडर, कांसीराम इनके फाउंडर थे। और अभी प्रेजेंट में कौन है इनकी लीडर, मायावती जी है ना। और ये कई बार जो है गवर्नमेंट में आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में बेसिकली इनका इन्फ्लुएंस उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, और उसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना, और आसपास की जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उसमें भी इनका इन्फ्लुएंस अच्छा खासा है, फाइन। और कई बार ये लोकसभा के सीट्स भी जीते हुए हैं, है ना। और जो ये इंस्पायर्ड है फ्रॉम द थॉट्स एंड थिंकिंग ऑफ B.R. अम्बेडकर जी, पेरियार जी, है ना। और जो महात्मा फुले जी हैं, है ना, साहू जी महाराज हैं, तो इनके थॉट्स से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है ना बीएसपी। तो इनके लीडर है मायावती, याद रखिएगा, प्रेजेंट में मायावती जी इनके लीडर है। और कांसीराम इनके जो थे वो फाउंडर थे, फाइन। उसके बाद में जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है वो है CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी थी 1925 में, है ना। बहुत ही पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। लेकिन जब 1964 में इनका डिवीजन होता है, डिवाइड होकर ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में डिवाइड हो जाते हैं, तो इनका इन्फ्लुएंस काफी कम हो जाता है। इनका प्रेजेंस जो है वो केरला, है ना, जो साउथ स्टेट्स हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उसमें भी इनका जो इन्फ्लुएंस है काफी अच्छा खासा है 1925 में। लेकिन अभी इनका जो पावर है वो थोड़ा कम हो गया है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी है वो है CPIM। तो CPIM बना था 1964 में, मैंने जैसे बताया आपको। तो CPIM कहां से बना है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से ही बना है। तो इनके जो विचारधारा है वो लगभग एक जैसे हैं। ये मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट फिलोसफी को फॉलो करते हैं, कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन के फिलोसफी को फॉलो करते हैं। वर्कर्स की बात करते हैं, सोशलिज्म की बात करते हैं। एक कैपिटलिस्ट अप्रोच को ये डिनाई करते हैं दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज। CPIM रिसेंट पास्ट में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही है इनका इन स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, केरला, है ना। वेस्ट बंगाल में तो लगातार 30 सालों तक जो है वो CPIM ही पावर में रही थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है, 1964 में बनी थी। उसके बाद में हम पांचवा पॉलिटिकल पार्टी ले सकते हैं, दैट इज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, है ना। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी कब बना था, 1998 में बना था, ठीक है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 1998 में बना है, ओके।
तो याद रखिएगा ये जो नेशनलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी है वो महाराष्ट्र में बेसिकली काफी एक्टिव है, और ये कांग्रेस से ही अलग होकर बनी थी नेशनलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि एक नेशनल पार्टी है। उसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है ना, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये छठवां होगा, नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी छठवां होगा, है ना। उसके बाद में एक और पॉलिटिकल पार्टी है जिसे अभी अभी मिला है तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है वो वेस्ट बंगाल में काफी एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी है, और इनके लीडर का नाम है ममता बनर्जी। ओके, सो ममता बनर्जी इज द लीडर ऑफ AITMC एंड द फाउंडर आल्सो, है ना। और अभी जो करेंट चीफ मिनिस्टर है और करेंट पार्टी जो रूल में है वेस्ट बंगाल में वो AITMC ही है, और ममता बनर्जी जो वहां से चीफ मिनिस्टर भी हैं। कहां से कहां से भाई बताओ? वेस्ट बंगाल से, ठीक है। उसके बाद में आठवां जो है ना वो है NPP। NPP जो है वो नेशनल पीपल्स पार्टी है, ये 2013 में आई थी, है ना, और ये मेघालय वाले एरिया में काफी ज्यादा एक्टिव है, एंड इसे भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस मिला हुआ है। तो दिस आर दी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्टी। एक बार ना ये वाला चेक कर लीजिएगा, नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी का जो फाउंडिंग ईयर है वो 1998 है कि 1999 है ना, इसको बस एक बार देख लीजिएगा। फाइन, तो एक बार मैं देख लेता हूँ, आपको बताता हूँ। मुझे डाउट जा रहा था, नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है ना वो बना है 1999 में, है ना, ये मुझे डाउट पहले से जा रहा था। ओके, तो ये है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 1999 में बनी है, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। AITMC आया है 1998 में, है ना, और जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस आया है वो 2013 में आया है, सबसे लेटेस्ट है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ सेंट्रल पार्टी जिनकी टोटल संख्या अभी के डेट में 8 है ना, चेंज होते रहता है नंबर, ठीक। तो NCERT की बुक में 6 दिया हुआ है पुराना जो है, बट अभी लेटेस्ट में क्या है 8 है ना। तो डेट देख लीजिएगा कौन सा डेट के हिसाब से पूछा जा रहा है। फाइन, अप टू 2006 पूछेगा तो 6 है, इन प्रेजेंट टाइम 2020 में कितना है 8 है। फाइन, तो स्टेट पार्टी टोटल 52 है हमारे देश में। आप किसी भी स्टेट को ले लेंगे तो वहां पर आपको एक स्टेट पार्टी मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ से ले लीजिए तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ है, दिल्ली से ले लीजिए आम आदमी पार्टी है ना, पंजाब से ले लीजिए अकाली दल है, महाराष्ट्र ले लीजिए शिवसेना है ना, उत्तर प्रदेश से ले लीजिए तो वहां समाजवादी पार्टी है, बिहार से ले लीजिए तो वहां JDU है, जनता दल यूनाइटेड, एंड RJD राष्ट्रीय जनता दल। तो उड़ीसा से लीजिए BJD है ना, दैट इज बीजू जनता दल। तो इस तरीके से अगर आप पूरे देश को देखेंगे तो कोई ना कोई आपको स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज मिल ही जाएगा। तो इनका टोटल नंबर है 52। तो इस तरीके से ये पूरे पॉलिटिकल पार्टीज का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में हमें आ गया है। एक मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ, जैसे पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है, जीतती है ना, उसके बाद में पैसे के लालच में जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शिफ्ट कर जाते थे। तो इसे रोकने के लिए हमारे देश की जो सरकार है उसने एक लॉ बनाया जिसे कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब कि अब कोई भी पॉलिटिशियन अगर चुनाव जीतने के बाद में, चुनाव जीतने के पहले तो कितनी बार भी वो शफल शिफ्टिंग कर सकता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में अगर वो एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में शिफ्ट करता है तो उसका जो स्टेटस है, उसका जो मेंबरशिप है वो कैंसिल हो जाएगा, है ना, और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसे एक ही कंडीशन में चेंज कर सकते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में, अगर उस पूरे पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर्स अगर एक साथ चेंज कर रहे हैं तभी। मान लीजिए कि अगर 100 मेंबर हैं तो उन 100 मेंबर्स में से अगर मान लो कि 66 मेंबर एक साथ शिफ्ट कर रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में, तभी ऐसा शिफ्टिंग पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो इसे कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। बहुत ही पावरफुल लॉ है जिसे हमें देखना चाहिए। उसके अलावा जो इस पॉलिटिकल पूरे पिक्चर में चेंजेस लाने के लिए, एक बेटर डायरेक्शन में चेंज लाने के लिए जो वुमेन के लिए रिजर्वेशन की डिमांड है वो बहुत पुरानी डिमांड है।
हम हमेशा से डिमांड करते हैं कि 1/3 सीट शुड बी ऑलवेज रिजर्व फॉर वुमेन इन बोथ स्टेट इलेक्शन एज वेल एज इन दी सेंट्रल इलेक्शन, स्पेशली लोकसभा एंड राज्यसभा। फाइन, तो ये कुछ डिमांड्स है जो कि पेंडिंग पड़ा हुआ है बहुत सालों से। तो इसके ऊपर एक कंस्ट्रक्टिव आउटकम तभी आ पाएगा जब हम लोग पॉलिटिकली अवेयर रहेंगे इन सभी चीजों के लिए। फाइन, सो in that way we have completed the entire political science part of the NTSC. अगर कुछ छूट गया होगा, कुछ मिसिंग है, तो प्लीज कमेंट बिलो एंड लेट अस नो. Now we will meet you in the next video. If you have liked this video, then please hit the like button and subscribe to our channel. And if you have any problem, any doubt, please comment below and let us know. We will meet you in the next video. Till then, bye bye. Take care. Thank you.